हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन भी फिजिक्स समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे आप डेरिवेशंस करेंगे जहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज है और न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज है। अब बच्चे डिफरेंशिएशन में अक्सर क्या करते हैं, उनके बेसिकली बस फॉर्मूले याद कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का बहुत सारा यूज ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी होता है, तो इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हमें पता होना जरूरी है। तो आज हम डिफरेंशिएशन में आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि ग्राफ में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल जो आपकी न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन आती है, जो फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन होती है, वो कैसे करते हैं, तो सारी चीजें सिखलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी आपका बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब डिफरेंशिएशन को समझाने के लिए मैं आपको बहुत पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए आपके पास सपोज ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x+1, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब जो y इक्वल्स टू 2x+1 है, इसमें अगर बच्चों आप गौर से देखें, यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक x और एक y। ठीक है, तो इनमें से ये जो वेरिएबल x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और ये जो y है ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहलाता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि यहाँ y x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, x को थोड़ी y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। अगर x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया होता तो शायद मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता। यहाँ पर x को आप देख सकते हैं कि y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो यहाँ y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यानी कि आपके हमेशा दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब ऐसे कितने सारे एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हो, 2x+1, 2x² -1, बहुत सारे लिख सकते हैं ना। तो हम लोग इन्हें इस तरीके से लिख देते हैं अक्सर, y इक्वल्स टू fx। हालांकि मैथ्स में इस सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन इससे जुड़ी होती है, बट यहाँ फिजिक्स में हम बस इतना जान लें कि यहाँ पर हमें सिर्फ जो जरूरत है वो ये है कि यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, बस इतना सा ये चीज बताती है। अब मान लीजिए मैं इसी को उठाता हूँ, y इक्वल्स टू 2x+1, और मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, देखिए 3 आ जाएगी, राइट। इसी तरह मैं x इक्वल टू देता हूँ 5 आपको, तो x इक्वल्स टू 5 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी 11 आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ 5 रखिए, 5 2 10 +1 11। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ x का जब x 1 से 5 चेंज हो गया, 1 to 5 में चेंज हुआ, तो y में कितना चेंज आया? यानी कि x के 1 to 5 चेंज होने में, 1 से 5 होने में y की वैल्यू में कितना चेंज आया? तो कैसे निकालेंगे हम सिंपल देखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डेल y निकालते हैं, चेंज इन y। तो देखिए जब आपने x को 1 रखा तो 3 आया, और 5 रखा 11 आया, तो मतलब 11 - 3 अगर आप करेंगे, फाइनल 11 था और इनिशियल 3 था, तो कितना चेंज आया? 8। और x कितना चेंज हुआ? इनिशियली 1 था और फाइनली कितना हो गया? 5। तो इसका चेंज कैसे निकालते हो आप? चेंज आप कैसे निकालते हैं? हमेशा चेंज आप निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे निकालते हैं चेंज। ठीक है, तो बस यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो x की फाइनल वैल्यू हमने ली थी 5, जिस पे 11 आया, और y की जो वैल्यू जिस पर 3 आया था, वो x की वैल्यू कितनी थी आपकी? 1। तो 5 - 1 4। तो यानी कि अगर देखिए यहाँ पे डेल एक्स में कितना चेंज, एक्स में कितना चेंज हुआ? डेल एक्स 4। वाई में कितना चेंज हो रहा है? 8। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम अगर चेंज इन वाई निकाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक यूनिट अगर एक्स में चेंज होता है तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज होता है? तो आप इसे कर देंगे 8/4। क्या लिख देंगे? 8/4। तो ये इसे क्या पढ़ा जाएगा? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्या पढ़ेंगे हम? मैं लिख देता हूं, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो y की वैल्यू में कितना चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दो वेरिएबल है और y हमने यहां पर कहा है x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर x और y में कोई रिलेशन है तो x के एक यूनिट चेंज होने में y कितना चेंज होता है, तो उसे del y by del x लिखते हो। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अगर किसी कारण से इस चेंज को बहुत स्मॉल कर दिया जाए, ठीक है, बहुत ही स्मॉल, यानी कि मैं इसको ऊपर कर देता हूं पेज को, अगर इस चेंज को, अभी तो मैंने यूनिट खाली बोल दिया, मैंने कहा कि ये del x अगर टेंस टू 0 हो जाए, इसका मतलब है चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब टेंस टू 0 का मतलब है अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल्स टू 0, अप्रोचिंग टू 0। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, x को आपने लिखा 3, फिर ये इनिशियल वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, फिर दूसरा फाइनल वैल्यू 3 को लिखा 3.0000000 सो ऑन, लगाते गए आप 0, ठीक है, 00001। अब आप देखिए ये मैंने कम 0 लगाई है, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, ठीक है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब है कि इसके बहुत करीब है 3 के, बहुत ही करीब, पर 3 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग अगर चेंज इन y निकाले, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x व्हेन चेंज इन x इज इनफाइनाइटली स्मॉल और del x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर जब हमने ये निकाला del y by del x, तो del y by del x जब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे चेंज इन x अच्छा खासा बड़ा लिया हमने भाई, इनिशियली x को 1 लिया, फिर 5 लिया, तो बहुत बड़ा लिया। अगर किसी कारण से चेंज इन x बहुत स्मॉल हो जाए, अप्रोक्सीमेटली या अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, अप्रोचिंग टू 0, द चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। और कितना स्मॉल? इनफाइनाइटली स्मॉल। तो उस केस में जब आप चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालते हैं, उसे ही कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपल सा ये होता है। तो डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे, दिमाग में आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने कोई कर्व बना दिया। ये कर्व ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे y चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, यहाँ x चेंज हो गया तो y भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब y और x एक दूसरे के साथ रिलेट है। ठीक है, तो हमने यहाँ कह दिया y x पे डिपेंड कर रहा है, y इक्वल्स टू fx लिख दिया, fx, hx, gx छोटे सिंबल से यूज किया जा सकता है। तो ये रिलेशन सिर्फ ये बताते हैं कि भाई ये दोनों, जो यहाँ ब्रैकेट में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो यहाँ होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस कर्व में अगर चेंज इन x बहुत स्मॉल हो, कितना स्मॉल कि del x टेंड्स टू 0 हो, उसके बाद फिर उस कंडीशन में आप del y by del x कैलकुलेट करें, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो इसे स्मॉल वेरिएशन पर भी हमें पता लग जाता है कि y में कितना चेंज, यानी कि जो भी क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स की बात करें, मान लो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है और कर्व मान लो ऐसे ही दिया है सपोज, तो अगर x में डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज हो तो फोर्स में कितना चेंज होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ये इन दोनों के बीच में कर्व बनाया तो मतलब फोर्स डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं F को लिख देता हूँ, HX लिख देता हूँ, चलो ठीक है, या F को आप चाहते तो खाली ऐसा लिख सकते थे, ये डिस्प्लेसमेंट में मान लो डिपेंड कर रहा है। सपोज मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैथ्स से फिजिक्स में कैसे समझते हैं। तो F एक फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटी, X डिस्प्लेसमेंट लिया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर सकता है, तो यहाँ फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये कर्व इनके चेंज को बता रहा है। तो एक तो तरीका है कि ऐसे इक्वेशन लिख के मिले मुझे, ठीक है, एक हो सकता है मुझे ग्राफ मिले। दो ही तरीके होते हैं, एक तो मैनुअल कैलकुलेशन होती है, एक होता है ग्राफिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, मैनुअल ऐसे मिलेगा। तो दोनों ही केस में अगर आपको चेंज इन F निकालना हो विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन X,
यानी कि आप देखना चाहते हैं फोर्स कितना चेंज होगा, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो। और आप ये बोल दे साथ में कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि डेल एक्स इज टेंड्स टू जीरो, बहुत इनफाइनाइट स्मॉल चेंज होगा एक्स में, तो फोर्स कितना वेरी करता है, ठीक है। तो आप अगर डेल एफ बाई डेल एक्स टेंड्स टू जीरो पे निकालते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब तक ये नीचे वाला वेरिएबल डेल एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन की टेक्निक का यूज नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यानी कि डिफरेंशिएशन की कंडीशन क्या है कि मैं एक वेरिएबल, और कौन से वेरिएबल ज्यादातर डिपेंडेंट लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, पर ज्यादातर हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है, एक मतलब अगर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है आपका, यानी कि उसके साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। जैसे यहाँ पे एफ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर डेल एक्स यानी कि चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, तो एफ यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है, तब हम डिफरेंशिएशन की टेक्निक यूज करेंगे, वरना डिफरेंशिएशन की टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर मुझे ग्राफ दिया है तो मुझे डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब पता होना चाहिए, तब मैं ये समझ पाऊंगा। और अगर मुझे इक्वेशन दिया है तो मुझे जो बेसिक फॉर्मूले आप ज्यादातर करते हैं मुझे वो लगाने आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा डिफरेंशिएशन, ठीक है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये चीज आपने समझ ली। अब हम, ठीक है, एक तो अब अपने डिफरेंशिएशन को हम दो सेक्शन में बांट देते हैं। पहले सेक्शन में हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दूसरे सेक्शन में हम लोग समझेंगे आपका इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर देते हैं, ऐसे हम इंटीग्रेशन में भी करेंगे, ठीक है। इससे आपको क्लैरिटी से समझ आएगा। अगर आप वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप सही से समझ जाते हैं तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। 90% बच्चे इन्हें पढ़ लेते हैं, समझते नहीं है, तो इनको समझना, और ये एक ही बार करने होते हैं। सबसे अच्छी बात है एक बार दिमाग में बैठ गए आपके, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते पहले ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से। बहुत ही आसान है। अब देखो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन समझने के लिए ना पहले मैं 10th का एक कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्लोप, स्लोप क्या होता है, बेसिकली स्लोप जो हम यूज करते हैं, कोई भी लाइन, ठीक है, लाइंस आप अलग अलग डायरेक्शन में बना सकते हैं, एक लाइन ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइन बनाई जा सकती है। इन सब की बात क्या है, इनकी डायरेक्शन अलग है, पर मैथ में वर्ड डायरेक्शन यूज होते हुए नहीं दिखाई देता आपको, ठीक है। सिर्फ वेक्टर्स में डायरेक्शन इस्तेमाल होता है, मैथ्स में जो वर्ड यूज होता है उसके अलावा वो यूज होता है स्लोप। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसका बेसिक मेथड समझ लो। जैसे मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होती है एक स्ट्रेट लाइन है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है, आपने इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिया। तो लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो अगर लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप यहां देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि मुझे लेफ्ट टू राइट ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका मतलब बिल्कुल भी इससे नहीं है कि ओरिजिन, मान लो कि आप सोचो कि ओरिजिन से इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन मैंने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये नहीं होता कि ओरिजिन से केवल इधर इधर, इसका मतलब है केवल लेफ्ट टू राइट जाना, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट जाना। तो मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, ठीक है। भले ओरिजिन यहां पर हो या यहां पर हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये कोई लाइन है, ठीक है, ये ऐसे बना दिया मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने बस ये बताया कि ओरिजिन भले लाइन की इस तरफ पड़े या इस तरफ पड़े, इससे कोई लेना देना नहीं हमें। ये कोई लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। ये लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि लेफ्ट टू राइट वाली लाइन, ठीक है,
तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन को बेस लाइन लेंगे, इससे एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल बनाती है, ठीक है, उसके 10 एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसके 10 एंगल को क्या कहा जाता है? स्लोप। दोबारा से बोलता हूं, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल के 10 एंगल को बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है मैथ्स में। ठीक है, स्लोप से बताते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, अगर गलती से आपने मान लो कि इसी लाइन को आपने ऐसे मेजर कर लिया होता क्लॉकवाइज, तो ये थीटा माइनस थीटा लेना पड़ता आपको। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर दिया तो एंगल, मतलब इस एंगल को छोड़ दो, ऐसे मेजर करके दिखाता हूं। ठीक है, ये माइनस थीटा लिया जाएगा। फिर मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, दोबारा ही बना देते हैं इसे, एक सेकेंड लगेगा बस, कि मैं यहां बना दे रहा हूं इसको। मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, और आपने एंगल ऐसे मेजर कर दिया, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो तब ये एंगल अगर थीटा है तो इसे आप माइनस थीटा लेंगे, तब स्लोप क्या होगा? 10 ऑफ माइनस थीटा। पॉजिटिव कब लेना है? जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है भाई, जैसे इस लाइन से हमने यहाँ ये थीटा ऐसे मेजर किया, अगर हमने नीचे मेजर कर दिया होता, क्लॉकवाइज चले गए होते, तो हम लोग क्या करते? इस एंगल को नेगेटिव लेते। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको जल्दी से दे दे रहा हूं एक। मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन यहां पर 30 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया? m इक्वल्स टू 1030। सिंपल। ठीक है, 1/√3। अब मान लीजिए आपने एक लाइन ये ले ली। ठीक है, देखो मैंने डायरेक्शन पलटी है इसकी, और ये आपने एंगल ऐसे मेजर कर लिया, लाइन का बजाय ऐसे मेजर करने के ऐसे कर लिया, और ये 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप इसे 30 डिग्री को स्लोप के लिए देखो क्या लोगे। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। यहां पर m क्या लोगे आप? 10 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 1030 नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने क्लॉकवाइज मेजर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ आपने कैसे मेजर किया है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं गए। तो 10 माइनस 30, अब आपको पता होना चाहिए, यहां लिख देते हैं, इसको साफ कर दो एक बार। कि 10 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा। इसको बैठा लीजिए दिमाग में। ऐसे साइन माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, इनको याद रखिए। ठीक है, कि देखो जैसे साइन माइनस थीटा अपन कॉस माइनस थीटा करोगे, तो माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा नहीं, माइनस 10 थीटा आएगा। तो इनको ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो 10 माइनस 30 का मतलब है माइनस 1030। तो कितना आएगा वैल्यू? -1/√3। -1/√3। ठीक है, अब अच्छा देखो, अब हम इसे एक काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अब ये एंगल कितना हुआ? ये 30 हुआ, पूरा 180 है। ये पूरा कितना है? 180। तो 30 हटा दो, ये कितना हुआ? 150। ठीक है, अब इसका स्लोप अगर आपने मान लीजिए इस लाइन का एंगल, ठीक है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया होता तो ये 150 डिग्री आता। तो स्लोप क्या होता है? 10 150। अब 10 150 की वैल्यू भी कितनी होती है? 10 150 आपका जो होता है वो 1030 के बराबर ही होता है, लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो आपका ये -1/√3 वैल्यू आती है। तो देखो दोनों केस में सेम आ रहा है स्लोप, स्लोप में कोई अंतर नहीं आया। फर्क क्या हुआ? यहाँ -30 लेना पड़ा, यहाँ 150 सीधा लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्लॉकवाइज था। ऐसे यहाँ पर देखो, अगर आप ऐसे मेजर करते तो ये क्या लेते? 150 डिग्री। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? m इक्वल्स टू 10 150 नहीं लिखते, -150 लिखते, क्योंकि आपने एंगल बेटा कैसे मेजर किया है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये होता -10 150। और 10 150 कितना आता है? ये बताया -1/√3। तो -1/√3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता 1/√3। तो देखो ये और ये सेम आ रहे। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि स्लोप कैसे ध्यान रखना है। तो अगर एंगल दिया है
तो इस तरीके से आप स्लोप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्लोप की जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन समझने में, चुटकी में आ जाएगा समझ अगर आपने स्लोप समझ लिया तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। ये तो हो गया कि एंगल दिया हो। एक आपने 10th क्लास में एक चीज और पढ़ी है क्या, कि अगर कोई लाइन दी है और इस पर ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x2, y2, तो इनसे भी स्लोप निकाला जाता है। क्या होता है स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं ध्यान है तो जाके देखिए एक बार, ठीक है। स्लोप ऐसे भी निकाला जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये भी स्लोप निकालने का तरीका होता है। कैसे होता है मैं चलो जल्दी से बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, करेक्ट। तो इसके ये कोऑर्डिनेट होगा x1 यहां से यहां तक, यहां लिख देता हूं, इसका कोऑर्डिनेट ये वाला होगा x2, क्योंकि देखो यहाँ पे एक है x1 y1 लिया और b को मैंने लिया x2 y2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होगा y1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये कोऑर्डिनेट होगा y2, ठीक है। देखो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2, तो मैंने आपको सिर्फ मार्क करके दिखा दिया, ठीक है। अब आप देखो इसका स्लोप निकालना है, तो इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे ऐसे, चाहे इसे आप यहाँ पैरेलल लाइन डाल दो, इसको ऐसे पीछे बढ़ा दो, ठीक है। लाइन अगर आपको दिख रहा है सेगमेंट दिया है तो इसको पीछे बढ़ा दो। अब ये देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है, क्लियर। ये एंगल थीटा हो गया। अब आप यहां देखिए, अगर मैं इसको पैरेलल ऐसे बना दूं एक्स एक्सिस के, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि सेम लाइन है, ऐसे हो गए ना ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया एक तरह से। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया डेल एक्स, लिख देता हूं इसे x2 माइनस x1, ठीक है भाई। x2 माइनस x1 चेंज इन x हो गया ना, x कोऑर्डिनेट, तो मैंने डेल x लिख दिया इसको, राइट। इसी तरह इसको देखो मैं क्या लिख देता हूं, डेल y, y2 माइनस y1, खुद ही देख लो। इस पूरे में से ये घटा दो, तो ये कितना है y1, ये कितना है पूरा y2, तो ये खाली कितना बचा, यहां से यहां में से ये घटा दीजिए, तो ये और ये बराबर है, करेक्ट। ऐसे ही इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये और ये बराबर है, करेक्ट। तो अब आप देखो यहां पर टेन थीटा क्या होगा, स्लोप होता है टेन थीटा, m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये 90 हुआ ना। तो जो एक लाइन पे दो एंगल जब कंसीडर करते हो तो उसे बेस माना जाता है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, डेल वाई, और बेस कितना है, डेल एक्स, ठीक है। ये 10th क्लास में था आपका पूरा। तो डेल वाई कितना है हमारा, y2 माइनस y1, और डेल एक्स कितना है, x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर। तो आ गया ये, इसका डेरिवेशन ये था। अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये पुरानी बातें क्यों बता रहे, बेटा कॉन्सेप्ट्स में कनेक्टिविटी होगी, आपका फायदा है। अब मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, आपको मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, मैंने बता दिया, ठीक है। मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं आधा अधूरा नहीं समझाना चाहता आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसको ध्यान रखना है अब, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सिंपल, देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकलता है। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए कर्व दिया है वाई और एक्स में, तो कोई रिलेशन है उससे कर्व ट्रेस हो गया। यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, एक ले लेते हैं Q, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर ये आपका यहां से यहां तक x1 है, यानी कि P का कोऑर्डिनेट है ये वाला x1, ठीक है, और Q का ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2। जैसे हमने वहां ए बी लिया था ना, ऐसे हमने PQ ले लिया, करेक्ट। और ये कोऑर्डिनेट है इसका y1, किसका, P का,
और इसका Q का ये कोऑर्डिनेट है y2। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं x1 से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाता हूं तो y यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर कि जब मैंने इस तरफ जाना शुरू किया, कहां से, P से Q की तरफ, तो P से Q जब मैं जा रहा हूं ऐसे, तो x कितना चेंज हो रहा है, x1 से चेंज हो गया x2। तो y कितना चेंज हो रहा है, y y1 था, y1 से हो गया आपका क्या, y2। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ P के कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट लिए x2 y2, समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो अब आप गौर से देखिए कि मैं यहां पर अगर आपसे कहता हूं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, क्या होगा, आप फटाक से बोलोगे सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो गया। आप ही देखिए y कितना चेंज हुआ, y1 से y2 हो गया, तो चेंज इन y कितना, y2 माइनस y1। और x कितना चेंज हुआ, x1 से x2 हो गया, तो x2 माइनस x1, डेल x हो गया। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप एक बात गौर करो, अगर मैं p और q को जोड़ दूं एक स्ट्रेट लाइन से, ये क्या बन जाएगी, कोड। इसे क्या बोलेंगे, कोड। किसी भी कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, तो वो कोड कहलाती है। तो एक्चुअली ये y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इस कोड का क्या हुआ भाई, देखो ये कोड जो है इस पर ये पॉइंट P भी लाई कर रहा है, Q भी। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के x2 y2। तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ कोड PQ, ये PQ कोड का स्लोप हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप कि डेल वाई बाई डेल एक्स, जो हमारा फिजिक्स में हम जिसे कह रहे हैं कि भाई चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो यहां पर क्या हो गया, स्लोप ऑफ द कोड PQ। ठीक है, क्लियर। ये चीज आपने देखनी है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ये निकल के आया और ये भी हमने स्लोप का ऊपर फॉर्मूला समझा है, तो ये स्लोप ऑफ द कोड PQ हो गया। अब सपोज मैं ये आपसे कहूं कि डेल एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो आप गौर से देखो, ये P है, ये Q है। देखो वाइट उससे बनाते हैं, ये पॉइंट Q यहां पे, अगर डेल एक्स टेंड्स टू 0 है तो इनके बीच में इतना गैप नहीं होगा जितना गैप ये है। देखो P और Q के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो डेल एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब है, देखो जैसे Q करीब आता रहे इसके P के, यानी कि Q अप्रोचिंग टू P कर रहा हूं मैं, Q P को अप्रोच कर रहा है, तो आप ये देख रहे हो ये एक और कोड बन गई। ठीक है, ये एक और कोड बन गई, लेकिन अभी भी इनके बीच में जो गैप है ये चेंज है, बहुत बड़ा है। ठीक है, जब ये पास आता रहेगा ना, आता रहेगा, तो देखो ये एक टाइम पे बिल्कुल Q के P के करीब होगा। इस पॉइंट पे अगर आप गौर करो, ये कोड हमें कैसी दिखाई देगी, टेंजेंट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, टेंजेंट। अब हमें ये कोड नहीं दिखाई दे रही है, P और Q कर्व पर इतने करीब हैं कि इन दोनों से जाने वाली लाइन जो कोड होनी चाहिए थी वो कैसे अपीयर होती है, टेंजेंट अपीयर होती है। तो इसका मतलब कि इफ Q अप्रोचिंग टू P, Q P को अप्रोच कर रहा है, तो PQ कॉर्ड क्या बन जाएगी, बिकम्स टेंजेंट। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तब ये स्लोप ऑफ द कोड नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट P, तो ये तब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा, कोड नहीं कहलाएगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं Q पास जा रहा है P के, ठीक है, और हमें कहां तक ले जाना है कि इनके बीच में डेल एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। तो उस टाइम पे P और Q इतने करीब होंगे कि उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन कैसी अपीयर होगी, टेंजेंट की तरह अपीयर होगी, कोड नहीं रहेगी। वो कैसे दिखाई देगी, टेंजेंट, उसे टेंजेंट माना जा सकता है क्यों P और Q बहुत करीब है। मैंने कहा ना इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, बड़े चेंज को तो हम ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लेते थे जैसे यहां पर निकाला, ज्योमेट्रिकली स्लोप ऑफ द कोड, और वरना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल y और डिवाइडेड बाय x में फाइनल माइनस x का इनिशियल। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। जब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो, बहुत छोटा सा वेरिएशन हुआ है,
तब y में कितना चेंज आता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो टेक्निक निकालना, उसको निकालने को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या आ रहा है, बड़े वाले में कोड स्लोप ऑफ कोड पी क्यू आया, इसका मतलब, ठीक है। और जब क्यू ने पी को अप्रोच किया यानी कि डेल एक्स टेंस टू 0 था, इसका मतलब है दोनों पास पास है, ठीक है। ये पॉइंट इतनी दूर नहीं है, ये यहीं पर कहीं पर है, यहां कहीं पर, ठीक है। तो देखो ये यहां आएगा, तो ऐसे केस में ये कोड नहीं रह जाती, ये क्या बन जाती है, जैसे मैंने यहां बना के दिखाया टेंजेंट। तो उस केस में स्लोप ऑफ कोड ऑफ पी क्यू नहीं बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्यू की जरूरत नहीं बोलने को, पी एट पी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब इसको ना आप बिल्कुल घोट ले दिमाग में अपने, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मतलब किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ को समझने के लिए, ग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अब हम एक चीज और समझाते हैं, इसके सिंबल के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 दिया है, जब आप x इक्वल टू 1 में यहाँ वैल्यू निकालते हैं ना, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं, ठीक है, आराम से निकाल दी वैल्यू। लेकिन अगर आप कोई आपसे कहे x अप्रोचिंग टू 1, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए, बस एक बार जरूरी है, वरना सिंबल्स के मतलब समझ नहीं आएंगे आपको कि कौन सा सिंबल क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू 1 का मतलब है x अप्रोचिंग टू 1, x इज वेरी क्लोज टू 1। अब कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे बेटा, जैसे 1 है, कोई नंबर इसके लेफ्ट साइड से भी आ सकता है करीब, और राइट साइड से भी आ सकता है, कोई भी नंबर हो, ठीक है। जैसे x टेंड्स टू 1 का मतलब हमें नहीं पता है कि ये x को 0.99999 सॉन लेना चाहता है, या x 1.000000001 लेना चाहता है, ठीक है। एक नंबर x के किधर पढ़ रहा है, राइट में पढ़ रहा है, और एक किधर पढ़ रहा है, लेफ्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ऐसे में दो वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ x को 0.99 रखें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 0.9999 सॉन प्लस 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 2.99999 समथिंग आएगी। और अगर हम x को रखते हैं 1.00001 प्लस 1, ये आएगी 3.0000000 समथिंग 1, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये साइड की बात हो रही है या ये साइड की बात हो रही है। अब ऐसे केस में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बताया नहीं जा सकता। पर आप यहाँ पर एक बात गौर करो, ये 2.99999 ऐसे बोलने से अच्छा आप ये किस नंबर के करीब है, 3 के, और ये 3.0000000 सॉन, थक जाओ तो मन लगा देना, ठीक है। ये किसके करीब है, 3 के। ये दोनों ही नंबर किसके करीब है, 3 के, लेकिन 3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। हम एग्जैक्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, पहले हमें ये तो पता हो कि लेफ्ट साइड में 0.99999 कहां खत्म होगा, कितना होगा। ये तो हमने अंदाजे से एक लिख दिया आपके सामने कि भाई लेफ्ट में पड़ रहा है ना 0.99 इधर की साइड, और 1.001 किधर पड़ रहा है, राइट में पड़ रहा है। अगर इन दोनों वैल्यू पे सेम वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू को बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये नंबर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या है, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, मैंने एक अंदाजे से लिख दिया। ये वैल्यू भी नहीं पता है मुझे, मैं इसलिए इसे भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, अंदाजे से लिख दिया। पर एक बात देखिए, इन दोनों वैल्यू में कॉमन बात थी क्या, ये दोनों लगभग 3 के करीब है। तो 3 एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसे हम बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलते। जैसे यहाँ ये 3 बेटा एग्जैक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सर्टेन, यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है। और लिमिटिंग वैल्यू कब आता है आपके सामने, जब कोई नंबर किसी को अप्रोच करता है, उससे पहले नहीं आएगा आपके सामने। तो अब ऐसे में ना आप जैसे यहां पर आपने वैल्यू निकाल के लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते, इसके लिए सिंबल होता है एक, आप लिखते हैं y इक्वल्स टू,
और LIM, कुछ जगह LT भी लिखते हैं, कुछ LIM लिखते हैं, और नीचे बताते हैं कौन किसको अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x 1 को अप्रोच कर रहा है, और फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर किसी को अप्रोच करेगा ये सिंबल यूज होगा। आप देखना फिजिक्स में बहुत जगह यूज हुआ होगा। ठीक है, इसके बगैर लिख नहीं सकते हम, क्योंकि हम यहाँ ये बता रहे हैं कि भाई देखो x टेंड्स टू 1 पे हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करके दे सकते आपको, हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, करेक्ट। और अगर ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते, मान लो ये होता 1.55, ये होता 3.00, तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं रहता, ये मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब लेफ्ट से भी सेम आए और राइट से भी लिमिटिंग वैल्यू सेम आए। तो यहाँ लेफ्ट से भी 3 आ रही है, राइट से भी 3 आ रही है। दिस इज ओनली नंबर विच इज क्लोज टू दीज नंबर्स, राइट। तो ऐसे केस में हमें लिख के बताना पड़ता है कि भाई हमने लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की है। ये है एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका, डायरेक्ट रखा 1 निकाल दिया। और यहाँ हम बता रहे हैं कि हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इसको कहाँ यूज करना है? कभी भी कोई नंबर किसी को अप्रोच करेगा ऐसे x टेंड्स टू 1, इसे बोलते हैं अप्रोचिंग टू 1 या टेंड्स टू 1, ठीक है, या किसी और नंबर को, तो ऐसे केस में आपको यहां बताना पड़ेगा कि जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल है y की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो लिमिटिंग निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, देखिए अब जरा इसका यूज। अब हमने कहा डिफरेंशिएशन कब करते हैं हम, ठीक है, क्या कंडीशन बताइए आपको डिफरेंशिएशन की? हमने कहा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x ही निकालते हैं हम, लेकिन यहां पर हम इसमें जब वैल्यू डालते हैं तो डेल x टेंड्स टू क्या होता है, 0। ये डिफरेंशिएशन की कंडीशन है ना, कि अगर आप चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकालते, कब? व्हेन डेल x टेंड्स टू 0। तो ऐसे में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। अब उन्होंने इस पूरे सिंबल को लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को लिखना शुरू कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसे ऐसे पढ़ते हैं, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू जो भी नीचे दिया हो x, ये ठीक है। तो यहां से ये सिंबल आया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ध्यान रखेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कहने का मतलब अगर ये कर्व दिया है, ठीक है, अब आप देखो ये कर्व है कोई y इक्वल टू एफ एक्स का, इस पॉइंट पर ये a पॉइंट है x इक्वल टू a, ठीक है, और यहां पर एक टेंजेंट अगर जो डले x इक्वल टू a पर, ये एंगल 30 डिग्री बनाती है सपोज, ठीक है, और हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, ठीक है, ये पूछा गया। अब देखो फंक्शन तो दिया नहीं है कोई, आप में से बहुतों को डिफरेंशिएशन अगर आता होगा सोच रहे होंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, मैंने कुछ दिया ही नहीं, कर्व दे दिया आपको। तो ऐसे केस में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किस पॉइंट पे पूछा है, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट दी है, इसका एंगल दिया है थीटा, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर 30 डिग्री दिया है ना, क्या हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हो जाएगा 1030। तो 1030 कितना है, 1/√3। तो यानी कि यहाँ dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a कितना आ गया, 1/√3। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये बेनिफिट होता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है कि डिफरेंशिएशन एक तो साइन कॉस वाला तरीका है जो आप करते हैं सब, एक है कि ग्राफिकल, अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल के स्लोप कैलकुलेट कर लो उस टेंजेंट का, तो वो भी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यानी कि इस फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन आएगा ये आप करेंगे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल रहे हैं। अब देखो इस कर्व पे तो बहुत सारी टेंजेंट डल सकती है ना, किसी कर्व पे कितनी, ये देखो अलग अलग कितनी सारी टेंजेंट डल सकती है अलग अलग, तो इन सबके स्लोप अलग होंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब डिफरेंशिएशन करके हम x की वैल्यू अलग अलग डालते हैं ना, तो इन सबके स्लोप हम निकाल सकते हैं जिस पॉइंट पे भी हमें चाहिए हो कर्व पे। ठीक है, तो ये इस तरह डिफरेंशिएशन हेल्प करता है। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट। अगले पार्ट में हम इसके जो हम सबका फेवरेट है फॉर्मूले वाला पार्ट आपको समझाएंगे, वो भी ऐसे समझाएंगे कि कैसा भी डिफरेंशिएशन आ जाए आप अटकेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।